जनाब रॉक्स क्लब ऑफिस में मौजूद हैं सर, बात कीजिए। फ़ोन सेक्रेटरी ने कहा। हेलो, डॉक्टर स्टोम बोल रहा हूँ। डॉक्टर स्टोम ने कहा। यस, रॉक्स बोल रहा हूँ डॉक्टर स्टोम। कोई ख़ास बात जो आपने खुद फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से रॉक्स की आवाज़ सुनाई दी। आप नाराक में हैं या मागा में? डॉक्टर स्टोम ने कहा। नाराक में। क्यों? ये क्यों पूछ रहे हो? मैं मागा में क्यों रहूँगा? रॉक्स के लहजे में हैरत थी। अभी कुछ देर पहले आपने मागा से फ़ोन करके मुझसे तवील बात की है और अब आप नाराग से बात कर रहे हैं। ये क्या इसरार है? डॉक्टर स्टोम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने ना आपको फ़ोन किया और ना ही कोई बात की है। आप तो मेरी आवाज़ अच्छी तरह पहचानते हैं, रॉक्स ने कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ और लहजे को बखूबी पहचानता हूँ। आप खुद ही बात कर रहे थे, लेकिन आपने बातें ऐसी की हैं जो खिलाफ़े मामूल थी। इसलिए मैंने जब वजाहत के लिए फ़ोन सेक्रेटरी से कहा कि आपसे बात कराए, तो उसने कहा कि ये लोकल कॉल की जा रही थी। मैंने उससे कहा कि आपका ये नंबर मिलाए ताकि आपका यहाँ से मागा का नंबर मालूम किया जा सके, लेकिन आप खुद ही यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर स्टोम ने कहा। इसका मतलब है कि मेरी आवाज़ और लहजे की नकल की गई है। क्या बात हुई है जिसे आप खिलाफे मामूल कह रहे हैं? तफसील से बताएं, रॉक्स ने तेज़ लहजे में कहा। तो डॉक्टर स्टोम ने तफसील बता दी। गार्सन के आदमी वापस चले गए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये सारा मामला ही मशकूक है। मैं गार्सन के चीफ रोगों से मालूम करता हूँ। आप बेहद मोहतात रहें। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंटों को सब मालूमात मिल गई हैं और यकीनन मेरी आवाज़ की नकल वही लोग ही कर रहे होंगे। मैं फिर खुद आपको फ़ोन करता हूँ, रॉक्स ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। नकल कैसे हो सकती है? क्या मैं अहमक हूँ? डॉक्टर स्टोम ने रिसीवर रखते हुए कहा। फिर ये दोनों जगहों पर इकट्ठा कैसे मौजूद हो सकता है? ये क्या इसरार है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर स्टोम ने एक बार फिर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर स्टोम ने कहा। जनाब रॉक्स से बात करें सर। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं डॉक्टर स्टोम बोल रहा हूँ। डॉक्टर स्टोम ने कहा। डॉक्टर स्टोम, मामला बेहद गंभीर है। गार्सन को उसके 2 आदमियों समेत हलाक कर दिया गया है और हलाक करने से पहले गार्सन ने अपने आदमियों को मास्टर आइलैंड की निगरानी ख़त्म करके वापस बुला लिया था। वैसे अब उनकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि सैटेलाइट रेस फायर वहाँ काम कर रही हैं। इससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो कॉल आपने मेरी सुनी थी वो मेरी बजाय कोई पाकिस्तानी एजेंट कर रहा था। वो आपसे ऐसी बात मनवाना चाहता था कि जिससे लेबॉर्ट्री में दाखिल हो सके, लेकिन अब आपने हर तरह से मोहतात रहना है। आइंदा सिर्फ मैं आपसे बात करूंगा। आपने कोई बात करनी हो तो मुझसे ही बात करेंगे। मैं आपको डॉक्टर स्टोन की बजाय प्रिंसिपल डॉक्टर कहूँगा और आप मुझे रॉक्स की बजाय टेरी रॉक्स कहकर बात करेंगे। मैंने आपको प्रिंसिपल डॉक्टर और आपने मुझे टेरी रॉक्स। अगर इसकी खिलाफ वर्जी हो तो बेशक कॉल काट दें और आप हर तरह से मोहतात रहें, रॉक्स ने कहा। ओके जनाब टेरी रॉक्स, डॉक्टर स्टोन ने कहा। तो दूसरी तरफ से भी ओके कहकर रिसीवर रख दिया गया। लेकिन एक ख्याल के आते ही डॉक्टर स्टोम ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने यके बाद दिगरे 2-3 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर जेम्स से बात कराओ, डॉक्टर स्टोम ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर स्टोम ने कहा। सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर जेम्स लाइन पर हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉक्टर स्टोम ने कहा। यस सर, मेजर जेम्स बोल रहा हूँ। मेजर जेम्स ने मुअद्दबाना लहजे में कहा क्योंकि डॉक्टर स्टोम लेबॉर्ट्री इंचार्ज था और उसकी शिकायत पर मेजर जेम्स के साथ कुछ भी हो सकता था, हत्ता कि कोर्ट मार्शल तक की नौबत आ सकती थी। मेजर जेम्स, मास्टर आइलैंड में आपने कौन कौन से हिफाजती इंतजाम ऑन रखे हुए हैं? डॉक्टर स्टोम ने कहा। 1 साल पहले आपने खुद हुक्म दिया था कि तमाम इकदाम बैक वक्त ऑन ना रखे जाएं, इसलिए 2 इकदाम ऑफ कर दिए गए थे, 2 ऑन हैं, मेजर जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से ऑन हैं, डॉक्टर स्टोम ने कदरे सख्त लहजे में कहा। एक तो जजीरे के दरख्तों पर बंधी हुई मशीन गनें, जिन्हें इस तरह एडजस्ट किया गया है कि जब चाहे अंदर से बाहर पूरे जजीरे के जंगल के एक एक चप्पे को टारगेट बनाया जा सकता है, मेजर जेम्स ने कहा। और दूसरा, डॉक्टर स्टोम ने पूछा। दूसरा जजीरे की ज़मीन पर मौजूद घास में छुपाई गई डायनामिट स्टिक्स हैं जिन्हें अंदर से फायर किया जा सकता है, मेजर जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। और 2 वो इकदाम कौन से हैं जिन्हें बंद किया गया है, डॉक्टर स्टोम ने पूछा। पहले मखसूस दरख्तों पर ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गनें नस्ब थी जो फ़िज़ा में रेंज में आने वाले
हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकती थी, मेजर जेम्स ने कहा। और दूसरा, डॉक्टर स्टोम ने कहा, दूसरा घाट पर नस्ब खुसूसी गनें थी जिनकी मदद से घाट पर आने वाले बहरी जहाज, मोटर बोट्स या कश्ती को तारपीडों की मदद से तबाह किया जा सकता था। मेजर जेम्स ने कहा, ठीक है, अब ये दोनों काम सैटेलाइट फायर रेस से लिया जा सकता है, इसलिए उनको दोबारा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो 2 हिफाजती इकदाम ऑन हैं उन्हें अच्छी तरह चेक करो और उनकी निगरानी अब आपने 24 घंटे करनी है। डॉक्टर स्टोम ने कहा, क्या आप किसी तरफ से कोई खतरा महसूस कर रहे हैं? मेजर जेम्स ने कहा, हाँ, पाकिस्तानी एजेंट इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए मागा पहुंच चुके हैं। गो सैटेलाइट फायर रेस और सर्कल क्रॉस रेस की वजह से वो किसी सूरज जजीरे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसके बावजूद आपने हर तरह से होशियार रहना है। डॉक्टर स्टोम ने कहा, यस सर। मेजर जेम्स ने कहा, कोई ख़ास बात हो तो मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करना। डॉक्टर स्टोम ने उसे मज़ीद हिदायत देते हुए कहा, यस सर। मेजर जेम्स ने जवाब दिया तो डॉक्टर स्टोम ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि उसके जहन के मुताबिक कोई इंसान जजीरे तक पहुंच नहीं सकता था, और अगर पहुंच भी जाए तब भी वो हिफाजती इकदाम की वजह से फ़ौरन हलाक हो जाएगा। स्पेशल मोटर बोट खासी तेज़ रफ्तारी से सतह समंदर पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। मोटर बोट इसलिए स्पेशल थी कि उस पर ऐसी चादरें चढ़ाई गई थी कि मोटर बोट फायर प्रूफ बल्कि बम प्रूफ हो गई थी। इसके अलावा उसके निचले हिस्से में जो पानी के अंदर रहता था। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। पानी में चलने वाले तारपीडों की खुसूसी गनें थी और उनकी मदद से मोटर बोट का कैप्टन एक बटन दबाकर बड़े से बड़े बहरी जहाज को तबाह कर सकता था। ये मोटर बोट इमरान ने मास्टर वुल्फ के जरिए जनूबी अफ्रीका से मंगवाई थी और उसके इंतज़ार में उन्हें 2 रोज़ रुकना पड़ा था। मोटर बोट पर सयाहों के लिए मखसूस झंडा लहरा रहा था। मागा से रवानगी के बाद उन्हें 2 बार चेक किया गया था, लेकिन उनके कागजात देखकर चेकिंग करने वाले वापस चले गए। इमरान ने चेकिंग करने वालों को बताया था कि वो शिमाल मगरिब में समंदर के अंदर बनने वाले एक मखसूस भंवर की फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों इस भंवर की दस्तावेजी फिल्म बड़े बड़े चैनल्स पर दिखाई गई थी, जिसे बेहद पसंद किया गया था, और अब अक्सर इस भंवर को देखने और इसकी फिल्म बंदी करने सयाह आते रहते हैं। बहरहाल समंदर के अंदर वहाँ किसी किस्म का कोई खतरा ना था, लेकिन इमरान ने काफ़ी आगे जाकर मोटर बोट को मोड़ा और अब वो शुमाल मगरिब की बजाय जनूब मगरिब की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, जहाँ खुले समंदर में 2-3 जजीरे मौजूद थे, जिनमें से एक पर ब्लैक सन ने कब्जा कर रखा था और वहाँ उनकी इंतहाई अहम लेबॉर्ट्री मौजूद थी। इमरान साहब, आपने खुले प्याले में खाली बारूद को रखा हुआ है, इससे हम सैटेलाइट फायर रेस से तो बच जाएंगे, लेकिन क्या इसके अलावा वहाँ और कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं होगा? सफदर ने कहा, होगा भी सही तो निमट लेंगे। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, जजीरे से पहले क्रॉस फायर रेस के 4 सर्कल हैं, इमरान साहब बता रहे थे। कैप्टन शकील ने कहा, हाँ, जिससे टकराकर बड़े से बड़ा बहरी जहाज तबाह हो जाता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो इसका तुमने क्या इलाज सोचा है? जूलिया ने कहा, फिलहाल तो जड़ी बूटियों से इलाज का सोच रहा हूँ। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, मुझे यकीन है कि आप वाकई इसका जड़ी बूटियों से इलाज कर लेंगे। सफदर ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो या तुमने वाकई ऐसी अहमकाना बात सोच रखी है? तनवीर ने चौंक कर कहा, आजकल तो पूरी दुनिया में जड़ी बूटियों से इलाज किया जा रहा है। माहिरीन तिब के मुताबिक जड़ी बूटियों के मनफी असरात नहीं होते। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, तुमने क्या सोच रखा है, हमें तो बताओ। जूलिया ने कहा, एक बूटी है जिससे छोटे छोटे गोल दाने निकलते हैं। इन्हें जब आग पर डाला जाता है तो अजीब सी पुरअसरार सी खुशबू निकलती है। इसे मकामी ज़बान में हरमल कहते हैं। कुछ अरसा कबल शाम होते ही हर घर में इन दानों को आग पर डालकर इसकी खुशबू को सारे घर में घुमाया जाता था और कहा जाता था कि इस खुशबू से शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। इमरान ने कहा, इमरान साहब, मैंने अपने बचपन में ऐसे फ़कीर भी देखे थे जो हरमल का भरा थैला बगल में लटकाए फिरते थे और हाथ में एक लोहे का बना हुआ बड़ा सा चमचा सा उठाए हुए होते थे। इस चमचे के चौड़े हिस्से में कोयले दहकते रहते थे और जिसके दरवाजे पर जाते वहाँ कोयलों पर हरमल के दाने डालकर खुशबू फैलाते थे और लोग उन्हें खैरात दिया करते थे और कहा जाता था कि हरमल की खुशबू से शैतान और उसके चेले भाग जाते हैं। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा, कैसा रहेगा ये मंजर कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम
हाथ में लोहे के चमचे उठाए जिनमें कोयले दहक रहे हों और हर मेंबर की बगल में हरमल से भरा थैला लटक रहा हो और जजीरे पर पहुंचकर वहां हरमल की खुशबू फैला रहे हों और जजीरे पर पहले तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाए और मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मिलकर धोनी देकर मिशन मुकम्मल करूं। इमरान ने मज़े ले लेकर मंजर कशी करते हुए कहा तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। हरमल के दानों की खुशबू वाकई पुरअसरार है, मैं बचपन में इससे बेहद मुतासिर होता था, सफदर ने कहा। इमरान तो कह रहा है कि शैतान इससे मुतासिर होता है, तनवीर ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। अभी जजीरा करीब आने दो, सब इसे सूंघ लेंगे, फिर फैसला करेंगे कि इस खुशबू से कौन कौन मुतासिर होता है। इमरान ने कहा तो इस बार सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, क्या तुम वाकई हरमल के दाने इस्तेमाल करोगे? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बाकी सब भी हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखने लगे। ये सर्कल क्रॉस फायर रेस के हैं और क्रॉस फायर रेस का सर्कल सिर्फ इस सूरत में टूट सकता है कि या तो जहाँ से रेस मुसलसल भिजवाई जा रही है वहाँ से इनकी सप्लाई बंद कराई जाए, क्योंकि ये रेस पानी के साथ मिलकर फैलकर अपने असरात ख़त्म कर देती हैं, इसलिए इसकी सप्लाई ज़रूरी होती है। दूसरी सूरत में इन क्रॉस फायर रेस के सर्कल को एक मखसूस खुशबू, जिसे साइंसी ज़ुबान में टाइम रोज कहा जाता है, से आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये खुशबू जैसे ही पानी के साथ फैलती है सर्कल टूट जाता है, क्योंकि क्रॉस फायर रेस इस खुशबू के साथ मिलते ही फौरन भाप बनकर फिजा में उड़ जाती है। जब तक ये खुशबू पानी में रहती है दोबारा सर्कल कायम नहीं हो सकता और हरमल के दानों को जब आग में डाला जाता है तो इनमें से निकलने वाली खुशबू टाइम रोज फैमिली की खुशबू होती है। इसे शैतानी असरात से बचाने वाली खुशबू कहा जाता है और इस खुशबू का असर इंसान को बज़ाहिर बेहद खुशगवार लगता है और इंसान जितना भी परेशान हो इस खुशबू से उसके जहन पर छाई हुई परेशानियां दूर हो जाती हैं और मूड अच्छा हो जाता है। इंसान अपने आप को हल्का फुल्का समझने लग जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हरमल की खुशबू से शैतानी असरात दूर हो जाते हैं। इमरान ने जवाब में बाकायदा तकरीर कर डाली। क्या तुम इस कदर संजीदगी से भी मजाक कर सकते हो? जूलिया ने कहा। उसे शायद इमरान की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वैसे बज़ाहिर ये ऐसी बात थी कि जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि रेज़ और खुशबू का कोई ताल्लुक अजीब सी बात थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने हरमल के दाने एक शॉप पर देखे तो ये सब कुछ याद आ गया। मैंने जब दुकानदार से इन दानों के बारे में पूछा तो उसने भी यही बताया कि यहाँ अफ्रीका में इन दानों की खुशबू देवी और देवताओं की इबादत के वक्त फैलाई जाती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन वहाँ समंदर में आग कैसे जलाओगे और उसमें दाने डालकर खुशबू को कैसे गायब होने से रोकोगे? जूलिया ने कहा। हाँ, यही सबसे मुश्किल मरहला था, लेकिन इसका एक हल निकल आया है। इमरान ने कहा। वो क्या है? तकरीबन सबने ही हम ज़बान होकर कहा। मसला ये नहीं था कि दानों को आग में डालकर उसमें से निकलने वाली खुशबू को समंदर में डालकर सर्कल को तोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन हरमल के दानों को देखकर ये बात सामने आ गई कि टाइम रोज फैमिली की खुशबू से ये काम लिया जा सकता है। इसलिए मैंने सुपर स्टोर से इस फैमिली की खुशबू तलाश कर ली और मैंने काफ़ी सारी बोतलें खरीद ली। अब करना ये पड़ेगा कि सर्कल के करीब बोतल का ढक्कन खोलकर बोतल में मौजूद खुशबू को पानी में डाल दिया जाएगा और जैसे ही ये खुशबू सर्कल से मिलेगी सर्कल ख़त्म हो जाए। और चूँकि काफ़ी देर तक ये खुशबू पानी में रहेगी इसलिए काफ़ी देर तक सर्कल वापस मुकम्मल ना हो सकेगा और हमारी मोटर बोट इत्मीनान से आगे बढ़ जाएगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ऐसी बात तुम कैसे सोच लेते हो? तनवीर ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। जब तुम कुछ नहीं सोचते तो मजबूरन मुझे कुछ सोचना पड़ता है। इमरान ने कहा तो इस बार तनवीर भी हंस पड़ा। ये सोचने का काम वाकई तुम्हारा ही है, जबकि मैं सोचने की बजाय अमल करने का आदी हूँ, तनवीर ने कहा और इस बार उसकी तायद में सबने सर हिला दिए। इमरान साहब, जजीरे पर कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं होगा, कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। रॉल्फ जब क्रॉस नोट्स वहाँ देने गया था तो उसने बताया था कि वहाँ के हिफाजती इंतज़ामात ऑफ किए गए थे और सिक्योरिटी का एक आदमी उसकी रहनुमाई के लिए वहाँ मौजूद था। इसका मतलब है कि वहाँ हिफाजती इंतज़ामात होंगे जिन्हें ज़मीन दोस्त लेबॉर्ट्री से कंट्रोल किया जाता होगा, क्योंकि रॉल्फ के बकौल जजीरे की बैरूनी सतह पर या तो घने दरख्तों का जंगल है या खुदरूद घास और जड़ी बूटियाँ। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बाहर दरख्तों पर रेस फायरिंग मशीनें होंगी या मशीन गनें, और क्या हो सकता है? सफदर ने कहा। घास में बम भी छुपाए जा सकते हैं, जूलिया ने कहा। हाँ, और वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर वहाँ के लिए तुमने कौन सी जड़ी बूटियाँ साथ रखी हैं? जूलिया ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े।
सालिहा और जूलिया क्या काफ़ी नहीं है? इमरान ने जवाब दिया तो मोटर बोट कहकहाओं से गूंज उठी। इमरान साहब, इस बार भी हमारा मिशन खासा मुश्किल साबित हो रहा है, लेकिन आपका मूड देखकर लगता है कि आपने ये हरमलदानों की खुशबू सूंघ रखी है कि आपका मूड मुसलसल मजाक का हो रहा है। कैप्टन शकील ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, मुझे गैप का तो इल्म नहीं है, ये तो वहाँ जाकर ही इल्म होगा कि किस किस्म के इंतजामात हैं, फिर उनका तोड़ सोचेंगे। इमरान ने कहा, इमरान साहब, अब तो आपको लेबॉर्ट्रियों की तबाही का इतना तजुर्बा हो चुका है कि आपको लेबॉर्ट्री किलर कहा जा सकता है। सफदर ने कहा तो मोटर बोट का अर्शा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। शुक्र है तुमने लेबॉर्ट्री किलर कहा है, कुछ और नहीं कह दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आपको वाकई गैब का इल्म नहीं है, लेकिन आपका तजुर्बा इतना है कि आपको हर उस इकदाम का पेशगी इल्म हो जाता है जो किसी लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए किया जाता है। सफदर ने कहा, हाँ, किसी हद तक, इमरान ने जवाब दिया। फिर इसका क्या इलाज सोचा है आपने? सफदर ने कहा, वही जड़ी बूटियाँ, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। वही क्या? सफदर ने कहा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों पर मशीन गनें बंधी होंगी जिनकी मदद से वो पूरे जजीरे पर जहाँ चाहे बेदरीक फायरिंग कर सकते हैं, या घास में कोई बम वगैरह छुपाए हुए होंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि आप वहाँ से जजीरे में दाखिल हों जहाँ के बारे में वो सोच भी ना सकते हों। इमरान ने कहा, वो कैसे इमरान साहब, तफसील से बताएं। सफदर ने कहा, जजीरे के एक तरफ घाट बना हुआ है जहाँ जाकर कश्तियाँ, मोटर बोट्स या बहरी जहाज रुकते हैं और जजीरे पर पहुँचने वाले वहाँ से जजीरे पर जाते हैं। हमलावर भी जाहिर है किसी मोटर बोट पर ही वहाँ पहुँचेंगे। अव्वल तो उनके नुक्ते नज़र से सैटेलाइट रेस और फिर समंदर में क्रॉस फायर रेस के 4 सर्कल्स की मौजूदगी में वहाँ कोई किसी सूरत में पहुँच ही नहीं सकेगा। फिजाई रास्ता भी बंद है। इसके बावजूद हमें वहाँ मशीन गनों और बमों को साथ ही तबाह करना होगा। इमरान ने कहा, तो फिर आपने क्या सोचा है? सफदर ने कहा, जो कुछ होगा उसका सारा जोर घाट की तरफ होगा, जबकि जजीरे का उगबी हिस्सा जहाँ घाट नहीं है वहाँ इंसानी नफ्सियात के मुताबिक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया होगा। अगर बाफर्ज महाल किया भी गया होगा तो बेहद कम, इसलिए हम उगबी तरफ से जजीरे पर जाएंगे और फिर वहाँ से लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का रास्ता खुद बनाएंगे। इमरान ने कहा, वो कैसे? तकरीबन सबने ही चौंक कर कहा। तनवीर एक्शन के जरिए, इमरान ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान साहब, इस मिशन के कई हिस्से हैं और हमें इन तमाम हिस्सों में विक्ट्री हासिल करना होगी, तभी मिशन मुकम्मल हो सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। तफसील से बात करो कैप्टन शकील, मामलात बेहद सीरियस हैं, सफदर ने कहा। पहला हिस्सा सैटेलाइट फायर रेस हैं जो जजीरे के गिर्द 4 मीलों तक दिन रात मौजूद रहती हैं और इमरान साहब खुले बारूद का एक डिब्बा मोटर बोट में रखकर मुतमईन है कि सैटेलाइट फायर रेस मोटर बोट पर असर नहीं करेंगी। दूसरा हिस्सा जजीरे के गिर्द क्रॉस फायर रेस के 4 सर्कल्स हैं जिन्हें इमरान साहब एक आम सी खुशबू के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। इन 2 हिस्सों के बाद हम जजीरे तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद तमाम कार्रवाई जजीरे पर मौजूद लेबॉर्ट्री की तलाश में होगी और रॉल्फ ने इमरान साहब को बताया था कि एक दरख्त की जड़ में पैर मारकर लेबॉर्ट्री का रास्ता खोला गया था। अब वो कौन सा दरख्त था इस बारे में किसी को मालूम नहीं और जजीरे पर दरख्तों का घना जंगल है और दरख्तों पर मशीन गनें नस्ब हो सकती है, फिर घास और झाड़ियों में छुपे हुए बम भी हो सकते हैं और सिक्योरिटी के लोग जजीरे के अंदर बैठे होंगे। वो स्क्रीन पर हमें जजीरे में दाखिल होते हुए देख चुके होंगे या चेक कर सकते हैं और फिर इन मशीन गनों और बमों से हमें उड़ा भी सकते हैं। ये इस मिशन का तीसरा हिस्सा है। इसके बाद चौथा हिस्सा आएगा कि हमने लेबॉर्ट्री के अंदर जाना है, कैसे जाना है और हमारे साथ क्या हो सकता है, ये चौथा हिस्सा है। और 5वां हिस्सा क्रश नोट्स लेकर वापस जाना है और हम इस तरह जजीरे की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं जैसे जादू करके हर काम कर लेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। बात तो कैप्टन शकील की दुरुस्त है। वैसे इमरान ने जिस तरह खुले बारूद और खुशबू वाली बात की है, ये वाकई या बच्चों की कहानी है या जादू का कोई किस्सा, जूलिया ने कहा। कैप्टन शकील, तुम तो इमरान साहब का जहन पढ़ लेते हो। तुमने 3 हिस्से गिनवाए हैं, वो दुरुस्त हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान साहब ने बारूद और खुशबू की तरह मिशन के बाकी हिस्सों के लिए भी कुछ न कुछ सोच रखा होगा। तुम बताओ कि क्या सोचा है? इमरान साहब ने, सफदर ने कहा। इमरान साहब ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने स्पेशल मोटर बोट क्यों मंगवाई है और वो इससे क्या मफाद उठाना चाहते हैं। इस मोटर बोट का बाकायदा इंतज़ार किया गया है। मेरा ख्याल है कि बाकी हिस्सों की तकमील के लिए इस बोट से काम लिया जाएगा। क्या काम लिया जाएगा इसका इल्म मुझे नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर तो इस मोटर बोट में चारों तरफ ऐसी गनें फिट हैं जिनसे समंदर के अंदर जहाज़
और बोट्स और कश्तियों को उड़ाया जा सकता है, लेकिन हम कोई बहरी जंग लड़ने तो नहीं जा रहे जो हमें ऐसी गनों की ज़रूरत हो। अब ये गनें किस काम आएंगी, इसके बारे में बावजूद बहुत सोचने के मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा, इमरान साहब, बात तो कैप्टन शकील की दुरुस्त है, आपने इस मोटर बोट से क्या काम लेना है? सफदर ने कहा, ये बाद में सोचेंगे, फिलहाल सैटेलाइट फायर रेस करीब आ रही है। अब दुआ करो कि खुला बारूद काम दे जाए, वरना हम सब स्पेशल मोटर बोट समेत फिजा में ज़रात की तरह बिखर जाएंगे। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद अपनी बात पर यकीन नहीं है? जूलिया ने परेशान होते हुए कहा, यकीन तो है, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफदर, नीचे मौजूद बारूद वाला प्याला उठाकर ऊपर रखो, इमरान ने कहा। ओके, सफदर ने कहा और उठकर नीचे जाती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। सबके चेहरों पर संजीदगी तारी थी। इमरान ने मोटर बोट की रफ्तार आहिस्ता कर दी थी। क्या निशानी होगी कि हम बखैरियत हुदूद क्रॉस कर लेंगे? जूलिया ने कहा। प्याले में मौजूद जर्द रंग का बारूद चंद लम्हों के लिए गहरे सुर्ख रंग का हो जाएगा। इसके बाद नतीजा सामने आ जाएगा कि हम बखैरियत व आफियत क्रॉस कर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे सफदर वापस आ गया। उसके हाथ में एक चौड़ा और गहरा प्याला था जिसमें काफ़ी मिकदार में जर्द रंग का बारूद भरा हुआ था। यह नीचे रख दो ताकि सब देख सकें, इमरान ने कहा तो सफदर ने सबकी कुर्सियों के दरमियान में वो बारूद से भरा हुआ प्याला रख दिया। इसके साथ ही इमरान ने मोटर बोट की रफ्तार तेज कर दी। सबके होंठ भींचे हुए थे और चेहरों पर संजीदगी थी और सबकी नज़रें उस डिब्बे पर इस तरह जमी हुई थी जिसे मैग्नेटिस से लोहा चिमट जाता है। अलबत्ता इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा मोटर बोट चला रहा था। होशियार हो जाओ, हम 4 मील के एरिया में आइंदा 2-3 मिनट बाद दाखिल हो जाएंगे, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और इसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और फिजा इंसानी चीखों से गूंज उठी।